Rifa International College, developing holistic personalities. A project of Rifa International University. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, today we are starting a new chapter that is about variation and genetics. In this chapter, the main topics that we have to study are Mendel's law of inheritance, test cross and dihybrid cross, dominance relations, multiple alleles, Rh blood group, gene linkage, sex determination, sex linkage, and lastly diabetes mellitus and its genetic basis. Our first topic is Mendel's law. मेंडल एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले जेनेटिक्स के ऊपर और जीन्स के ऊपर, अलील्स के ऊपर और जेनेटिक करैक्टर्स के ऊपर स्टडी किया था और उसने ये डिस्कवर किया था कि किस तरह से जेनेटिक करैक्टर्स जो हैं वो असम्बल होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन किस तरह से अलाइन होती हैं और अलील्स किस तरह से करैक्टर्स को डिफाइन करते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ये करैक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं। सबसे पहले जो टर्म्स हम स्टडी करेंगे दे आर अबाउट जीन्स, अलील्स एंड जीन पूल। जो हेरिडिटरी करैक्टर्स होते हैं ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। ट्रांसफ़र होने का प्रोसीजर ये होता है कि पहले गमीट्स बनते हैं, गमीट्स के अंदर मियोसिस होती है, मियोसिस के रिजल्ट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं इन बोथ मेल एंड फीमेल गमीट्स। वो जो मेल एंड फीमेल गमीट्स होते हैं विद एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, वो जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्यूज़ होते हैं, जाइगोट बनाते हैं, दैट जाइगोट विल बी अ डिप्लॉयड सेल। वो डिप्लॉयड होता है, उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगेन इक्वल हो जाते हैं एज देयर पेरेंट्स। जितने पेरेंट्स में होते हैं उतने ही आगे फिर वो ऑफस्प्रिंग में हो जाते हैं। इन दिस वे द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम इन वन स्पीशी। अब जो जेनेटिक बेसिस होती हैं किसी भी बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन की, बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन मीन्स द करैक्टरिस्टिक फीचर्स विच आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वो जीन्स के ऊपर अलाइंड होते हैं। जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन डीएनए। तो बेसिकली ये डीएनए जो है ये डिसाइड कर रहा होता है कि कौन से करैक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होंगे और एक्चुअली ये डीएनए सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर करैक्टरिस्टिक फीचर्स को ट्रांसफ़र करता है। लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक स्पीशी के नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी सेम रहते हैं। जीन्स की जो क्रोमोसोम्स के ऊपर पोजीशन होती है उसको लोकस कहते हैं और जो पेयर होता है क्रोमोसोम्स का, जो पेयर जीन्स का जो पेयर प्रेजेंट होता है उसको होमोलोगस पेयर कहते हैं। जो पैटर्न्स जो होते हैं जीन्स के पेयरिंग की फॉर्म में उनको हम एलील कहते हैं। फिनोटाइप जो है ये ऐसे करैक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो कि जो विजिबल होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। अब जो करैक्टरिस्टिक फीचर्स नज़र आ रहे होते हैं वो फिनोटाइप होते हैं और जो उनकी जेनेटिक बेसिस होती हैं, जो ट्रेड्स होते हैं, जो जेनेटिक करैक्टर्स होते हैं उनको जीनोटाइप कहा जाता है। यानी जीनोटाइप जो है वो उसकी जेनेटिक करैक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो कि जीन्स की फॉर्म में अलाइंड हैं और जो फिनोटाइप जो है वो फिजिकल अपीयरेंस है उन करैक्टर्स की जो कि जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी फिजिकल अपीयरेंस है। अब फिजिकल अपीयरेंस की एग्जांपल इस तरह से है कि जीन्स का उसका किसी भी फ्लावर का कलर, अगर फ्लावर का कलर रेड या वाइट है तो वो जो कलर हमें नज़र आ रहा है दैट इज़ इट्स फिनोटाइप। लेकिन उसकी जीनोटाइप क्या होगी? जीनोटाइप जो है वो उसकी जो जीन्स का पेयर प्रेजेंट होता है उसके ऊपर, होमोलोगस पेयर जो प्रेजेंट होता है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। आइदर इट इज़ डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट मीन्स कि बोथ द जीन्स आर इन कैपिटल सिचुएशन के दोनों सेम हैं। अगर वो रिसेसिव में है तो इट मीन्स कि दोनों स्मॉल हैं, यानी वो करैक्टर ऑपोजिट हो जाएगा। इसी तरह ये होमोजाइगस और हेट्रोसाइगस भी होती हैं। होमोजाइगस होंगे तो दोनों जीन्स जो हैं वो सेम होंगी, सपोज दैट बोथ जीन्स आर कैपिटल। और अगर वो हेट्रोजाइगस हैं तो एक जीन कैपिटल होगी और एक जीन स्मॉल होगी। अगर दोनों स्मॉल हैं तो वो भी होमोजाइगस सिचुएशन में आ जाएगा। देन जीन पूल। जीन पूल जो है ये एक्चुअली किसी भी जो स्पीशीज़ होती हैं वो जब इंटरब्रीडिंग रही होती हैं, विद इन द स्पीशी जो ब्रीडिंग होती है उसको इंटरब्रीडिंग कहते हैं। उस दौरान जो उनके दरमियान में टाइम और स्पेस प्रेजेंट होता है उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं और उस पॉपुलेशन के अंदर जितना भी उनका जेनेटिक मेकअप होता है या उनकी एलील्स प्रेजेंट होती हैं उसको कलेक्टिवली जेनेटिक पूल कहा जाता है। जंपिंग जीन्स जो होती हैं ये सेट होती हैं और ये अपने लोकस के ऊपर स्पेसिफिक पोजीशंस के ऊपर, अपने लोकाय के ऊपर या लोकस के ऊपर स्पेसिफिक पोजीशंस के ऊपर अरेंज्ड होती हैं। ये होपिंग इन नेचर होती है। होपिंग मीन्स दे जंप फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनदर। देन मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने जेनेटिक करैक्टर्स के बारे में कुछ लॉज, उसने जो अपनी स्टडीज़ की थी उसमें उसने कुछ लॉज डिस्क्राइब किए थे जिसमें
सबसे पहला लॉ था दैट इज़ अबाउट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड सेकंड इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सेग्रीगेशन क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के जो जीन्स हैं दे विल सेग्रीगेट और दे विल सेपरेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मियोसिस व्हेन गैमीट्स आर फॉर्म्ड। एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये एक्सप्लेन कर रहा था कि जो जीन्स हैं दे बिहेव इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली अपने करेक्टर्स को शो कर रही होती हैं, आइदर दे आर इन डोमिनेंट सिचुएशन और रिसेसिव सिचुएशन, या फिर वो होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस सिचुएशन में है। मेंडल ने जो सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे वो उसने पी प्लांट के ऊपर परफॉर्म किए थे, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम स्टाइवम। इसके ऊपर उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे। उसने 100 नंबर्स ऑफ जनरेशन्स पी की अपने गार्डन के अंदर ग्रो करवाई थी और हर जनरेशन के अंदर उसने डिफरेंट करेक्टरिस्टिक फीचर्स को स्टडी किया था। उसने एक जो पहला करेक्टर स्टडी किया था वो ये था कि जो पी प्लांट है इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो हरमैफ्रोडाइट होते हैं। हरमैफ्रोडाइट मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल करेक्टरिस्टिक फीचर्स आर प्रेजेंट इन सेम फ्लावर, यानी कार्पल्स और एंथर्स दोनों एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट थी। बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर एक तो उसने पी प्लांट को इसलिए भी स्टडी किया कि ये इसको ऊपर काम करना ज़रा चीप था, लेस एक्सपेंसिव था। सेकेंडली पी प्लांट की जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको उसके लिए बड़ा कम टाइम रिक्वायर्ड होता है, तो उसको एक ऐसा प्लांट चाहिए था जिसके ऊपर वो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सके। इसीलिए उसने पी को जो है ना वो सिलेक्ट किया था और उसने बहुत सारे ट्रेड्स को, यानी उसका कलर, उसकी पोर्ट शेप, उसकी पोर्ट साइज़, उसकी पोर्ट का कलर, बहुत सारे उसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स, ऑलमोस्ट 7 करेक्टरिस्टिक फीचर्स थे जिसको उसने मेंडल ने इन डिफरेंट जनरेशंस ऑफ पी स्टडी किया था। जैसे उसने सीड शेप जो है उसको स्टडी किया था। सीड शेप में भी 2 तरह की सिचुएशंस थी, या वो राउंड थे या वो रिंकल्ड थे, ये उसके फिनोटिपिक करेक्टर्स हैं। फिर उसने प्लांट की हाइट को किया था, हाइट या तो टॉल थी या वो शॉर्ट थी। फिर सीड कलर को उसने किया था जो कि या तो येलो कलर के सीड से या फिर ग्रीन कलर के सीड से, यानी हर करेक्टरिस्टिक फीचर जो उसने स्टडी किया था उसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ थी कि या तो वो राउंडेड थे, डोमिनेंट हेट्रो होमोजाइगस सिचुएशन थी, या फिर वो रिंकल्ड थे, या फिर वो टॉल थे यानी डोमिनेंट थे, या फिर वो शॉर्ट थे जिसमें दोनों एलील्स उसके अंदर रिसेसिव थी। और इसी तरह येलो और ग्रीन में भी, यानी कलर डिफ्रेंशिएशन में भी। मेंडल ने इन ट्रेड्स को कंट्रास्टिंग पेयर्स को ट्रेड्स का नाम दिया था। ट्रेड्स कहते हैं उन करेक्टरिस्टिक फीचर्स को जो कि ट्रांसफ़र हो होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर और जीन्स के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। जो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी थी सेल्फ फर्टिलाइजेशन की, सबसे पहले उसने जो ऑफस्प्रिंग्स आए, फर्स्ट जो F1 जनरेशन आई जो उसने पहला क्रॉस करवाया, तो उसके बाद जो उसके पास पहले जनरेशन आई, फर्स्ट रिजल्ट्स आए, वो उसने ट्रू ब्रीडिंग का नाम दिया, जिसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग्स थे दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, उनके ऑलमोस्ट करेक्टरिस्टिक फीचर्स उनके पेरेंट्स जैसे थे। उसने उसको ट्रू ब्रीडिंग का नाम दिया कि पेरेंट्स के अंदर भी राउंडेड सीड्स प्रेजेंट थे, तो नेक्स्ट जनरेशन में भी राउंडेड सीड्स ही उसको मिले थे। इसी तरह उसने उस ट्रू ब्रीडिंग को अगेन फिर उसने चेक किया कि अगर वो रिंकल्ड प्लांट लेता है और उसकी नेक्स्ट जनरेशन को स्टडी करता है, तो जो रिंकल्ड सीड्स थे उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन थी उसमें भी रिंकल्ड सीड्स ही प्रोड्यूस हुए थे। उसने ऑलमोस्ट 14 प्योर ब्रीडिंग लाइंस स्टडी की थी बाय फॉलोइंग 7 करेक्टरिस्टिक फीचर्स, और उन करेक्टरिस्टिक फीचर्स को फॉलो करते हुए उसने F1 जनरेशन को स्टडी किया। फिर F1 को उसने अगेन क्रॉस फर्टिलाइज करवाया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में उसके पास F2 जनरेशन आई, और फिर उसके बाद मल्टीपल करेक्टरिस्टिक फीचर्स आ गए। डोमिनेंट करेक्टर्स भी थे, रिसेसिव करेक्टर्स भी थे। जीन्स की जो जीनोटाइप थी, जीनोटाइप में डोमिनेंट होमोजाइगस भी थे और हेट्रोजाइगस भी थे। उसने जो पहली जनरेशन उसके पास आई थी उसको उसने F1 जनरेशन का नाम दिया था, जिसके अंदर उसके पास 2 तरह के करेक्टर्स थे, डोमिनेंट और रिसेसिव, जिसमें जो रेशियो थी उसके पास वो अप्रॉक्सीमेटली 3:1 थी, यानी अगर 4 उसके पास नेक्स्ट प्लांट्स आए थे तो उसमें 3 उसके पास डोमिनेंट थे और 1 उसके पास रिसेसिव था। दिस इज़ द पुनेट स्क्वायर जो कि शो कर रहा है कि किस तरह से F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स उसके पास प्रोड्यूस हुए। ये उसने राउंडेड और रिंकल्ड सीड्स लिए थे पी प्लांट के। कैपिटल R इज डिनोटिंग राउंडेड सीड्स एंड स्मॉल r इज डिनोटिंग रिसेसिव और रिंकल्ड। ये रिसेसिव करेक्टर है जो कि रिंकल्ड सीड्स से जब इनको क्रॉस करवाया तो जो फर्स्ट जनरेशन आई, इन फर्स्ट जनरेशन
two offsprings are produced and both are having dominant characters, both are having the rounded seeds but with the heterozygous situation. hetero means different. ये heterozygous situation है जिसमें एक allele capital है और एक small है, but the allele which is capital that is dominant and only its characters are showing. अब जब इसको अगेन F2 में उसने अगेन इनको सेल्फ फर्टिलाइज करवाया तो F2 के अंदर उसके पास जो रेशियो आई दैट इज़ 3:1. 3 उसके पास राउंडेड थे जिसमें एक होमोजाइगस सिचुएशन थी और 2 हेट्रोजाइगस थी, और एक उसके पास रिंकल्ड सीड्स वाले प्लांट्स आए जो कि रिंकल्ड सीड्स विद होमोजाइगस रिसेसिव जीन्स के साथ करेक्टरिस्टिक फीचर्स को शो कर रहे थे. मेंडल्स ने इसके बाद कुछ इंटरप्रिटेशंस की थी, कुछ रिजल्ट्स उसके आए थे जो उसने इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे विद पी प्लांट, जिसमें उसने राउंडेडनेस और रिंकल्डनेस को स्टडी किया था कि जो प्लांट हैं उसके अंदर राउंडेड सीड्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, रिंकल्ड सीड्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट रिंकल्ड सीड्स आर रिसेसिव, और रिसेसिव का जो रेशियो थी विद रिंकल्ड सीड उसकी रिंकल्ड या डोमिनेंट सीड्स के साथ जो उसकी रेशियो थी वो बहुत कम थी. यानी अगर 4 प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसमें 3 जो हैं वो राउंडेड थे और ओनली 1 इज़ हैविंग रिसेसिव सिचुएशन दैट इज़ रिंकल्ड सीड्स. तो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर उसने ये मेंडल ने ये प्रिडिक्ट किया कि जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो हमेशा पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होती है विया गैमीट्स. ऑब्वियसली व्हेन गैमीट्स आर फॉर्म्ड वन कॉपी ऑफ कंप्लीट जेनेटिक मेकअप इज़ प्रोड्यूस्ड इन देम. यानी जो कंप्लीट जेनेटिक मेकअप होता है उसकी एक प्रॉपर कॉपी बनती है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं, एंड दैट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बिकम इक्वल टू देयर पेरेंट्स व्हेन दे विल बिकम फ्यूज्ड और फर्टिलाइज्ड. when male and female gametes are fertilized तो वो दोनों मेल हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेल से आते हैं और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फीमेल से आते हैं. एज अ रिजल्ट जो नया जाइगोट प्रोड्यूस होता है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट्स के इक्वल होते हैं, और वो जो गैमीट्स होते हैं दे हैव कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन विच इज़ ट्रांसफर्ड इन नेक्स्ट जनरेशन. नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कौन कौन से करेक्टर्स डोमिनेंट होंगे, कौन से रिसेसिव होंगे, ये सारी करेक्टर इन्फॉर्मेशन जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के नेक्स्ट जनरेशन कैसी होगी, वो नेक्स्ट इंडिविजुअल कैसा होगा, उसके जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, जितने भी ट्रेड्स हैं, वो सारे जाइगोट के अंदर कंप्लीट जेनेटिक मेकअप प्रेजेंट होता है जो कि एक्चुअली मेल और फीमेल पेरेंट्स की तरफ से आया हुआ होता है. उसने जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स को स्टडी किया, जैसे हम पहले भी पीछे भी हमने स्टडी किया है कि कैपिटल आर उसने जीन यूज़ किया फॉर राउंडेडनेस एंड स्मॉल आर फॉर रिंकल्डनेस. जब उसने उनकी नेक्स्ट प्रोजनी को स्टडी किया, नेक्स्ट जनरेशन को स्टडी किया, तो उसमें उसने होमोजाइगस जीन्स भी मिले और हेट्रोजाइगस भी मिले. होमोजाइगस सिचुएशन ये थी जिसमें या तो दोनों जीन्स जो थे वो कैपिटल आर थे या दोनों स्मॉल आर थे, और हेट्रोजाइगस जिसमें एक कैपिटल आर था और एक स्मॉल आर था, बट बोथ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर ये राउंडेड सीड्स को शो कर रहे थे. ओनली स्मॉल आर जीन्स आर शोइंग विद रिंकल्ड सीड्स. सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन के गैमीट फॉर्मेशन में एलील्स किस तरह से सेपरेट होते हैं. दिस इज अ कंप्लीट सेट जिसमें एक पेयर ऑफ जीन्स हैं. जब इनके अंदर होगी सेग्रीगेशन होगी तो 2 गैमीट्स बनेंगे, वन इज़ आर एंड सेकंड इज़ स्मॉल आर. ये आफ्टर सेग्रीगेशन 2 इसके अंदर गैमीट्स फॉर्मेशन हो रही है. जो मेंडल था इसने बहुत सारे फैक्टर्स को स्टडी किया था, बहुत सारे जेनेटिक फीचर्स को स्टडी किया था. ऑल्दो उसने सारे अपने एक्सपेरिमेंट्स पी प्लांट के ऊपर परफॉर्म किए थे, लेकिन उसने बेशुमार नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए थे. उसने बहुत सारी जनरेशन्स को स्टडी किया था पी प्लांट के. हर जनरेशन के अंदर उसने डिफरेंट करेक्टरिस्टिक फीचर्स को स्टडी किया था, और उसके बाद उसने उसकी रिजल्ट्स को मैच किया था कि क्या वाकई ये जो रिजल्ट्स हैं, जो जेनेटिक उसने प्रेडिक्शंस की थी वो ठीक थी. और मेंडल की प्रेडिक्शंस काफ़ी हद तक ठीक थी और उनको बाद में फॉलो भी किया गया था. जैसे उसने कहा कि जो गैमीट्स हैं वो एक्चुअली कैरी करते हैं तो करेक्टरिस्टिक फीचर्स को जो कि आगे जाके ट्रांसफ़र हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर. गैमीट्स के अंदर मेल और फीमेल गैमीट्स के अंदर कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है. जब वो ट्रांसफ़र होते हैं और वो फ्यूज़ होते हैं, तो फ्यूज़ होकर जब वो जाइगोट बनाते हैं तो दैट जाइगोट विल हैविंग अ कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर नेक्स्ट जनरेशन. कि ऑफस्प्रिंग के जितने भी करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे उस जाइगोट के अंदर सेव्ड होते हैं. देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो 2 को एग्जिस्टिंग एलील्स होते हैं उनके अंदर जो
जीन्स होते हैं या ट्रेड्स होते हैं वो सेग्रीगेट होते हैं, और ये सेग्रीगेशन का फिनोमिना होता है ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस के अंदर गैमीट्स सेपरेट होते हैं, उनके अंदर उनकी 2 कॉपीज़ बनती हैं, और 2 कॉपीज़ बनने के बाद क्या होता है कि वो फिर एक कॉपी जो होती है वो कम्प्लीटली मेल गैमीट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है और फीमेल के अंदर फीमेल गैमीट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। जब वो दोनों गैमीट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्यूज़ करते हैं तो अ ज़ाइगोट इज़ फॉर्म, जिसके अंदर उस ऑफस्प्रिंग की सारा जेनेटिक मेकअप प्रेजेंट होता है, और उसके साथ साथ उसके अंदर मेल और फीमेल से आने वाली सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी होती है कि उसका जितने भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं ना। सपोज इफ़ वी आर स्टडिंग पी प्लांट, तो उसमें प्लांट का कलर, हाइट, उसकी पोड का कलर, उसकी पोड का शेप, उसके सीड की शेप, सीड का साइज, सारा कुछ जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो सारे होते हैं। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हाइट, आई कलर, स्किन कलर, हमारे अंदर हार्मोनल बैलेंस, सारा का सारा जो है वो सारा गैमीट्स जो होते हैं वो उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। सो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। A project of Rifa International University.